बहुत समय पहले की बात है। नवगढ़ नामक एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। उस गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम हरिया था। हरिया बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वह हमेशा अपने काम से खुश रहता था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। हरिया के परिवार में उसकी पत्नी सरला और उसके 3 बच्चे थे। हरिया सेठ मोतीलाल के यहाँ लकड़ी काटने का काम करता था और लकड़ी काटने के बदले में सेठ मोतीलाल हरिया को पैसे देता था, जिससे हरिया और उसके परिवार का जीवन व्यापन होता था। सरला, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज बहुत देर हो गई है, तो तुम बच्चों को स्कूल छोड़ाना। जी, स्कूल तो मैं छोड़ आऊंगी, लेकिन राहुल और चंचल पिछले 2 दिन से कह रहे हैं कि उनके स्कूल की टीचर स्कूल की फीस मांग रही है। हाँ, तो जाकर दिया हो ना स्कूल की फीस। अजी, कहाँ से दूं? आप जो पैसे लाते हैं उसमें मुश्किल से तो घर चल पाता है। अब उतनी सी तनख्वाह में मैं बच्चों की फीस का इंतजाम कैसे करूं? अजी, मैं एक बात आपको साफ साफ कह देती हूँ, आप सिर्फ मोतीलाल जी से पगार बढ़ाने की बात करिए। दिन पर दिन खर्च बढ़ता जा रहा है। बाजार में अगर सब्जी लेने निकलो तो सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, घर का खर्चा, अब इतनी कम तनख्वाह में कैसे गुजारा होगा? ठीक है, मैं आज ही सेठ मोतीलाल जी से थोड़ा पगार बढ़ाने की बात करता हूँ। इतना कहकर हरिया काम पर चला जाता है। अरे भाई, आज तो पगार का दिन है। देखो, अब ये सेठ मोतीलाल कोई ना कोई लोचा जरूर करेगा। हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर पगार कम कर देता है। और पिछली बार तो मेरी आधी पगार भी काट ली थी, ये कहकर कि जो मैंने मोतीलाल जी से 10,000 रुपए उधार लिए थे उसका ब्याज बढ़कर 3,000 हो गया है। इसीलिए मैं तुम्हारी पगार में से 3,000 रुपए काट रहा हूँ। हाँ रघु भाई, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। ये सेठ मोतीलाल एक नंबर का चालाक और लालची इंसान है। एक तो दुगना काम ले लेता है और बदले में पैसे भी पूरे नहीं देता। भाई, मेरी भी पिछली बार मोतीलाल ने पगार काट ली थी। मैंने तो बस 2 ही छुट्टी ली थी, जब मेरी बिटिया बहुत बीमार थी, और इस मोतीलाल ने इस बात का फायदा उठाकर मेरी पूरी आधी पगार काट ली थी। हे भगवान, बस सेठ जी इस बार मेरी पूरी पगार दे दे। बच्चों के स्कूल की फीस भी भरनी है मैंने। ऐसे सभी लकड़हारे अपने काम पर लग जाते हैं। काम करने के बाद सेठ मोतीलाल के पास जाते हैं। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, हमें हमारी तनख्वाह दे दीजिए। देखो भाइयों, अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। अभी माल नहीं बिका है, सारा माल गोदाम में ही पड़ा हुआ है। कल या परसों तक तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह मिल जाएगी। पर सेठ जी, अभी हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं। घर का भी सामान लाना है, बच्चों की फीस भरनी है। अरे मैंने कहा तो सही, 1-2 दिन और रुक जाओ, कल या परसों तक पैसे मिल जाएंगे। अभी मेरे पास पैसे नहीं है। सभी लकड़हारे निराश मन से अपने अपने घर आ जाते हैं। अजी, क्या हुआ? इस बार कितना पगार मिला है? सरला, अभी कोई पगार नहीं मिली है। सेठ जी ने कहा है कि 1-2 दिन में पगार मिल जाएगी। पगार नहीं मिला? आपको तो पता है ना, बच्चों की फीस भरनी है। इनकी स्कूल टीचर ने आज साफ साफ चेतावनी दे दी है कि अगर कल फीस नहीं लाई तो बच्चों को घर पर ही बिठा लेना। अब बताओ, मैं क्या करूं? सरला, ये सेठ जी समय पर कभी पैसे देता ही नहीं है। अब तो बस हम इंतजार के सिवा और कुछ भी नहीं कर सकते। 1-2 दिन बाद की बात है, देख लेते हैं। 2 दिन बाद देख लेते हैं। 2 दिन बाद सेठ मोतीलाल सबको पगार देता है। अरे हरिया, ये लो अपनी इस महीने की पगार। सेठ जी, ये तो बस 5,000 रुपए है। मैंने तो महीने 8,000 रुपए का काम किया है। हाँ, काम तो किया है, लेकिन तूने 1-1 घंटा आराम भी तो किया है। ये पैसे उसी आराम के काटे हैं मैंने। पर सेठ जी, आपने तो कहा था कि 8 घंटे काम के महीने के 8,000 रुपए मिलेंगे, और मैंने तो 8 घंटे काम किया और 1 घंटा आराम किया। देख हरिया, मुझे ज्यादा हिसाब किताब ना समझा। ये 5,000 रुपए रख, अगर चाहिए तो। अगर नहीं चाहिए तो कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारे हरिया के पास उन पैसों को लेने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। हरिया चुपचाप वह पैसे रख लेता है। रघु, ये ले तुम्हारे 6,000 रुपए। पर
सेठ जी, मेरे तो पूरे 8,000 बनते हैं ना। मैंने तो कोई छुट्टी भी नहीं की और ना ही कोई आराम किया। मैंने तो अपना सारा काम समय पर किया मैंने। हाँ हाँ, समय पर तो किया है, पर इस समय बाजार में लकड़ियों का दाम काफी सस्ता हो गया है। इसी वजह से अभी तुम्हें भी पगार कम ही मिलेगी जब तक लकड़ियों का दाम नहीं बढ़ता। पर सेठ जी, बात तो 8,000 रुपए की हुई थी ना। अब 6,000 में मैं कैसे घर चलाऊंगा? बच्चों की स्कूल फीस भी भरनी है सेठ जी। इस बार आप पूरे पैसे दे दीजिए। 6,000 ही मिलेंगे। तुझे यहाँ काम करना है तो कर, वरना कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारे रघु के पास उन पैसों को लेने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। अरे भाई, ये सेठ लालचंद एक नंबर का बेईमान इंसान है। सारे पैसे अपनी जेब में भर लेता है और बहाने बनाता है कि लकड़ियों के दाम सस्ते हो गए हैं। देख लेना, हम गरीबों की किसी न किसी दिन इसे जरूर हाय लगेगी। नहीं रघु, ऐसा नहीं कहते। वो हमारे अन्नदाता है, आखिर उन्हीं की वजह से तो हमारा घर चल रहा है। अरे काहे के अन्नदाता, काम के पूरे पैसे तो देता नहीं। पूरे महीने मेहनत करके भी क्या मिलता है? बस ये 5,000 में अरे घर खर्च कैसे चलाएंगे? ऐसे तो हम कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। और हम कर भी कह सकते हैं कन्हैया, हमें लकड़ी काटने की सिवा और कोई काम भी कहाँ आता है। और कोई काम खोलना भी तो चाहे तो उसके लिए हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? अब जो भी हो, हमारा तो बस ये सेठ लालचंद ही सहारा है ना। कुछ देर बातें करने के बाद अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। जी, आ गए आप? कितनी पगार मिली है? सरला, इस बार सेठ जी ने बस 5,000 रुपए ही दिए हैं। बस इतने में कैसे घर चलाएंगे? बच्चों की फीस में ही 2,000 निकल जाएंगे, फिर 3,000 में क्या करेंगे? अब मैं क्या कहूँ सरला, अब तुम्हें इसी में ही गुजारा करना होगा। तुम सबसे पहले बच्चों की फीस भर देना, इसके बाद बाकी का मैं देखता हूँ। अजी, आप क्या देख रहे हैं? लोगों सेठ जी से पूरे पैसे तो मांगने ही नहीं चाहिए गए आपसे। नहीं सरला, मैंने सेठ जी से पैसों के लिए कहा था, पर सेठ जी ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि लेना है तो लो वरना नहीं लो, और काम ढूंढ सकते हो दूसरा। मैं सोच रहा हूँ कि लकड़ी काटने के बाद कहीं और भी काम ढूंढ लूं। सेठ जी के यहाँ से काम करने के बाद मैं दूसरी जगह पर काम किया करूंगा, इससे कुछ ज्यादा आमदनी भी हो जाएगी। हाँ ठीक है, आज ही मैं सेठ जी के यहाँ पर काम करने के बाद और कोई जगह पर काम ढूंढ लूंगा। इतना कहकर हरिया काम पर निकल जाता है और जैसे कि रामू ने कहा था कि वह मोतीलाल के यहाँ काम करने के बाद काम की तलाश में निकल जाता है। हरिया पूरे गांव में काम ढूंढता है, दुकानों पर जाकर लोगों से काम मांगता है, मगर हर जगह हरिया को केवल निराशा ही घात लगती है। अंत में थक हार कर हरिया वापस जाने लगता है। तभी वह देखता है कि अचानक बहुत सारे गायों का झुंड उसकी तरफ दौड़े आ जा रहा है। यह देखकर हरिया बहुत डर जाता है। वह इधर उधर देखता है तो उसे एक गुफा दिखती है और वह गुफा जाकर गुफा में छुप जाता है। जब गायों का झुंड वहाँ से निकल जाता है तब हरिया की जान में जान आती है। हे भगवान, आज तो बाल बाल बच गया मैं, वरना आज तो मैं इन गायों के पैरों के तले कुचला ही जाता। पर ये मैं कहाँ आ गया? हरिया यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर गुफा में रखी एक टोकरी पर पड़ जाती है। हरिया उस टोकरी के पास जाता है। ये कैसी गुफा है? ये कैसी टोकरी यहाँ पर पड़ी हुई है? इसे मैं घर ले जाता हूँ, सामान रखने के काम आ जाएगी। हाँ। हरिया जैसे ही उस टोकरी को हाथ लगाता है, गुफा में से एक आवाज आती है। रुक जाओ, इसे छूने की कोशिश मत करो। यह आवाज सुनकर हरिया एकदम पीछे हट जाता है। तभी गुफा में एक जीन प्रकट हो जाता है और वह हरिया से कहता है, कौन हो तुम और मेरी गुफा में क्या कर रहे हो? मुझे माफ करना, आप जो भी हैं, कुछ गायों का झुंड मेरे पीछे पड़ गया था और उनसे बचने के लिए मैं इस गुफा में आकर छिप गया और फिर मेरी नजर इस टोकरी पर पड़ गई। माफ कीजिएगा, मुझे लगा यहाँ कोई नहीं है तो ये टोकरी किसी की नहीं होगी, इसीलिए मैंने इसे छुआ। हरिया, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। मेरी नजर एक बार जिस पर पड़ जाती है, मैं उसका इतिहास अपनी खुली आंखों से देख सकता हूँ। पर आप हैं कौन और आप इतने विचित्र क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? आप अपना परिचय दीजिए, कौन है आप? मैं एक जिन हूँ और मैं कई सालों से इस गुफा की रक्षा कर रहा हूँ। ये गुफा मेरे पूर्वजों की है। इस गुफा में केवल वही इंसान घुस सकता है जिसका मन बिल्कुल पवित्र हो। अगर तुम अपवित्र होते
तो तुम इस गुफा में कभी घुस ही नहीं पाते। तुम एक सच्चे इंसान हो। इसीलिए तुम इस गुफा में घुस पाए हो और इस टोकरी को छू पाए। अब तुमने इस टोकरी को छुआ है तो ये टोकरी तुम्हारी हुई। नहीं नहीं, मुझे टोकरी नहीं चाहिए, मैं तो बस देख रहा था। डरो मत हरिया, तुम ये टोकरी ले जाओ। ये कोई साधारण टोकरी नहीं है, बल्कि ये एक जादुई टोकरी है। जादुई टोकरी? क्या ये वही जादुई टोकरी है जिसके बारे में हमारी दादी कहानी सुनाया करती थी कि किसी गांव में एक जादुई टोकरी हुआ करती थी और वो सबकी इच्छाएं पूरी किया करती थी? हाँ हरिया, ये वही जादुई टोकरी है। अब तुम इस टोकरी के मालिक हो। तुम इसके इस्तेमाल से अपनी स्थिति सुधार सकते हो, पर याद रखना, तुम जो भी वस्तु इस टोकरी में एक बार डालोगे, वही चीज ही तुम्हें बार बार इस टोकरी में डालनी होगी। इसके अलावा दूसरी कोई चीज इस टोकरी में नहीं डाल सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। मेरी इस बात को हमेशा ध्यान रखना और सोच समझकर बिना लालच किए इस टोकरी में वही सामान रखना जिसकी तुम्हें जरूरत हो। हरिया टोकरी को लेकर घर आ जाता है। सरला, ये देखो, ये मैं क्या लेकर आया हूँ। क्या लाए हो आप? बस यह एक टोकरी। सबसे पहले यह बताइए, आप तो काम की तलाश में गए थे, तो कोई दूसरा काम मिला कि नहीं? अरे सरला, मेरी पूरी बात तो सुनो। ये कोई ऐसी वैसी टोकरी नहीं है, बल्कि ये एक जादुई टोकरी है। हरिया सरला को वह सारी घटना के बारे में बताता है जो उसके साथ हुई। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब ये है कि इस टोकरी में हमें कोई ऐसी चीज डालनी होगी जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। हाँ सरला, हमें सोच समझ कर ही इसमें कुछ चीज डालनी होगी। हरिया थोड़ी देर सोचता है, फिर उसका ध्यान उन लकड़ियों पर जाता है जो एक बार उसने सरला को रखने की दी थी। सरला, तुम्हें याद है एक बार मैं जंगलों में लकड़ियाँ काटने गया था तो मुझे एक चंदन की लकड़ी मिली थी और वो मैंने तुम्हें लाकर दे दी थी। हाँ, दी तो थी। तुम उस लकड़ी को लेकर आओ, हम उस चंदन की लकड़ी को ही इसमें डालेंगे और उस लकड़ी से अपना एक नया व्यापार शुरू करेंगे। सरला चंदन की लकड़ी को ले आती है और उसे टोकरी में डाल देती है। और जैसे ही चंदन की लकड़ी उस टोकरी में डालते हैं, उसमें कई सारी लकड़ियाँ आ जाती है। अरे, यह तो चमत्कार ही हो गया। यह देखिए, कितनी सारी चंदन की लकड़ियाँ हो गई। अगर आप इसको बेचेंगे तो इससे काफी अच्छे पैसे मिलेंगे। हाँ सरला, मैं कल सुबह जाकर बाजार इनको बेच आऊंगा और जो पैसे मिलेंगे उससे हम अपने राहुल और प्रीति के स्कूल की फीस भर देंगे और बाकी बचे पैसों को संभाल कर रख लेंगे। अगले दिन हरिया मोतीलाल सेठ के यहाँ काम पर ना जाकर चंदन की लकड़ियों को बेचने के लिए बाजार की ओर निकल पड़ता है। वहाँ पर हरिया चंदन की लकड़ियों को बहुत ही कम दामों में बेचा, जिसकी वजह से आम लोगों के साथ साथ बड़े व्यापारियों ने भी हरिया से चंदन की लकड़ियाँ खरीदी। लकड़ियों को बेचकर हरिया को काफी अच्छे पैसे मिले। पैसों को लेकर हरिया घर आ जाता है। ये देखो सरला, उन लकड़ियों को बेचकर मुझे कितने सारे पैसे मिले हैं। ये लो, कुछ पैसे तुम इसमें रख लो, कल राहुल और प्रीति के स्कूल की फीस भर देना। अच्छा, तो मैं काम पर जाता हूँ। अजी, आपके पास तो अब यह जादुई टोकरी है, तो अब आपको सेठ मोतीलाल के यहाँ काम करने की क्या जरूरत? हाँ सरला, मैं सेठ मोतीलाल जी के यहाँ काम पर नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मैं तो वहाँ पर जो काम कर रहे बाकी के लकड़हारे हैं उन्हें ये खुशखबरी देने के लिए जा रहा हूँ। क्योंकि सेठ मोतीलाल जी से मेरे साथ साथ वो लकड़हारे भी बहुत परेशान थे। इसीलिए अगर मेरा भला हो रहा है तो क्यों ना मैं उन सबका भी भला करूँ ना। वो सभी बहुत ईमानदार लकड़हारे हैं, वो सभी बहुत मेहनत से काम करते हैं, मगर मोतीलाल ने कभी भी उनको उनकी मेहनत के सही पैसे नहीं दिए। इसीलिए मैंने सोचा है क्यों ना मैं उनको अपने इस काम में शामिल कर लूँ। हाँ जी, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अगर आप सभी लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तो हम सब बहुत जल्दी तरक्की हासिल कर लेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा, जो अच्छा कर्म करता है उसके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे तमाम मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
बात बहुत पुरानी है। शिवपुर नाम के गांव में रघु नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी गायत्री और बूढ़े पिता के साथ रहा करता था। रघु का एक छोटा सा बेटा था जिसका नाम चंदू था। गायत्री अपने परिवार का भरण पोषण गांव के जमींदार जी के यहाँ मजदूरी करके किया करती थी। रघु के घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता था। अब रघु के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर रघु दिन भर मेहनत करके तरह तरह की फसल उगाता और गांव के बाजार के दिन सब्जियां और फल बेचा करता था। सारे शिवपुर वासी रघु से ही सब्जियां और फल खरीदते थे। सब्जी ले लो, फल और सब्जी दोनों ले लो, ताजा ताजा सब्जी ले लो, फल और सब्जी ले लो, हरे भरे फल और सब्जियां ले लो, हरी भरी सब्जियां 25 रुपए किलो, सिर्फ 25 रुपए किलो, फल और सब्जियां ले लो। अरे रघु, कैसे हो? घर में सब ठीक तो है ना? और तुम्हारा बेटा चंदू कैसा है? हाँ रामू काका, मैं ठीक हूँ और घर में भी सब ठीक ही हैं। और हाँ, चंदू भी बिल्कुल ठीक है। और बताओ काका, आज बाजार में कैसे आना हुआ? काकी कहाँ हैं? क्या बताऊं रघु, तुम्हारी काकी किसी काम से दूसरे गांव गई है। इस कारण रसोई का सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। तो सोचा क्यों ना आज बाजार से सारा सामान लेता चलूं। अच्छा अच्छा, ये बात है रामू काका। हाँ अच्छा रघु, तुम ये बताओ आलू कैसे बेच रहे हो? रोज की तरह 25 रुपए किलो ही बेच रहा हूँ काका। अच्छा, ऐसा करो रघु, मुझे 1 किलो आलू दे दो। क्यों नहीं काका, देता हूँ। इतना कहकर रघु रामू काका को 1 किलो आलू दे देता है और बदले में रामू काका से पैसे ले लेता है। रघु के खेत में एक पुराना कुआं भी था जो सालों भर सूखा ही रहता। उस कुएं में एक बूंद भी पानी नहीं था। इस कारण रघु दूसरे गांव वाले के कुएं का पानी अपने खेतों की सिंचाई और खेती के लिए इस्तेमाल करता था। अपने कुएं से पानी लेते देखकर कुएं का मालिक चतुरसेन को बहुत जलन होती थी। एक दिन जब रघु अपने खेतों में मेहनत से काम कर रहा था, तभी वहाँ कुएं का मालिक चतुरसेन आता है और रघु से कहता है, ओ रघु, कैसे हो? खेतों का काम कैसा चल रहा है? मैं ठीक हूँ चतुरसेन चाचा, खेतों का काम भी ठीक चल रहा है। मैं ये कह रहा था रघु कि मैं तुम्हें बहुत सालों से अपने कुएं का पानी देता आ रहा हूँ। अब मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता क्योंकि गर्मियों का समय आ गया है और मेरे कुएं में पानी बहुत कम हो गया है। लेकिन चतुरसेन चाचा, अभी तो गर्मियों का समय आने में कुछ दिन बाकी है। तब तक मैं अपने खेतों का काम कैसे करूँगा? आप ही बताइए चाचा। मैं कुछ नहीं जानता रघु, ये सब तुम्हारी दिक्कत है। तुम बस ये समझो, मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता। ये सुनकर रघु मन ही मन बहुत दुखी हो जाता है और घर जाकर अपनी पत्नी गायत्री को सारी बातें बताता है। ये क्या हो गया भाग्यवान, ये क्या परेशानी आन पड़ी? अब हमारा घर का गुजारा कैसे होगा? आप चिंता ना करो, ऊपर वाला सब देख रहा है। प्रभु हमारी मदद जरूर करेंगे। अच्छा ठीक है, आप जाकर आराम करो, मैं चतुरसेन काका से मिलकर आती हूँ। ये कहकर गायत्री चतुरसेन काका से मिलने उनके घर की ओर निकल पड़ती है। चतुरसेन काका, अरे ओ चतुरसेन काका, घर में हो कि नहीं? अरे कौन है भाई? रुको, आता हूँ। अरे गायत्री, तुम हो? मेरे घर कैसे आना हुआ? चतुरसेन काका, मुझे रघु ने बताया कि आपने हमें कुएं का पानी देने से मना कर दिया। हाँ गायत्री, ये बात सच है कि मैंने रघु को अपने कुएं का पानी लेने के लिए मना कर दिया है। ऐसा क्या हो गया चतुरसेन काका? देखो गायत्री, मैं तुम्हें कई सालों से अपने कुएं का पानी देता आ रहा हूँ और इस बार गर्मियों का समय आने वाला है। इस कारण मेरे कुएं का पानी बिल्कुल सूख कर कम हो गया है। अगर मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी देता हूँ तो मुझे गर्मियों में बहुत परेशानी होगी। लेकिन चतुरसेन काका, अभी तो गर्मियाँ आने में कुछ दिन का समय है, तब तक मेरे खेतों का क्या होगा? मैं कुछ नहीं जानता गायत्री, मैंने रघु को भी कह दिया है कि ये तुम्हारी समस्या है। मैं तुम लोगों को अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता। गायत्री चतुरसेन काका को कुएं का पानी देने के लिए मनाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन चतुरसेन नहीं मानता है। फिर गायत्री दुखी होकर थक हार के अपने घर की ओर निकल पड़ती है। क्या हुआ? चतुरसेन ने क्या कहा? चतुरसेन काका ने पानी देने से मना कर दिया। कह रहे थे, अगर मैं तुम्हें पानी देता हूँ तो मुझे गर्मियों में बहुत परेशानी होगी।
और पानी के बिना क्या होगा, हमारे सारे खेत तो सूख जाएंगे और हमारा गुजारा कैसे होगा। अच्छा, वो जो हमारा पुराना कुआं है उसको खुदवाने में 50,000 तो लग ही जाएंगे। अरे हमारे पास इतने पैसे तो है ही नहीं। अच्छा, अगर मैं खुद से ही कुएं को खोद दूं तो क्या तुम मदद करोगी? हाँ, मैं मदद करूँगी। जब कुआं मिस्त्री बना सकता है तो मैं क्यों नहीं, मैं कर लूंगा। अच्छा भाग्यवान, कल सुबह सुबह हम दोनों कुएं के पास चलेंगे। भाग्यवान जाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। जाओ जाओ, घर में जो भी है ना फटाफट लेकर आओ। इतने ही बीच में उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। ये किसकी आवाज है? दोनों बाहर निकलकर देखते हैं तो एक साधु महाराज उनके घर के बाहर भिक्षा मांगने के लिए खड़े होते हैं। कुछ भी घर में हो, चावल, गेहूं, बाजरा, दाल, वो मुझे दे दो बेटा। अरे साधु महाराज, हम सब पहले से ही इतने गरीब हैं। हम जैसे तैसे करके अपना जीवन गुजार रहे हैं। ऐसे में हम आपको कहां से दान दे पाएंगे? रघु की स्थिति देखकर बाबा जी समझ चुके थे और बोले, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ, किसी और के घर में भिक्षा मांगकर खा लूंगा। अरे गायत्री, हमारे घर में बाबा को देने लायक कोई भोजन है क्या? हमारे घर में बाबा को देने लायक कुछ भी नहीं है, केवल थोड़े से चावल थे जो तुम्हारे लिए बचाकर रख दिए थे। अगर वह बाबा को दे देंगे तो तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। रुकिए बाबा, भाग्यवान जाओ और मेरे हिस्से का भोजन वो जाकर बाबा को दे दो। लेकिन अगर मैंने आपके हिस्से का चावल बाबा को दे दिया तो तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। तुम उसकी चिंता मत करो भाग्यवान, वैसे भी अगर मैं बाबा को भूखा जाने दूंगा तो मेरे गले से भोजन नहीं उतरेगा। जाओ वो भोजन लेकर आओ। रघु की पत्नी रघु के अनुसार रघु के हिस्से का भोजन बाबा को दे देती है। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। भले ही तेरे अभी बुरे दिन चल रहे हैं, मगर ऊपर वाला सब देख रहा है। वो एक दिन तेरी मदद अवश्य करेगा, वो तेरी अवश्य सुनेगा। फिर अगले दिन सुबह सुबह दोनों रघु और उसकी पत्नी गायत्री अपने कुएं की खोदाई करने अपने खेत की ओर चल देते हैं। देखो गायत्री, देखो हमारे कुएं में एक भी बूंद पानी नहीं है। हे भाग्यवान, प्रभु हमारी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं? फिर कुएं में नीचे उतरकर कुएं की खुदाई शुरू कर देता है। थोड़े समय के बाद अचानक से कुएं के एक पत्थर के अंदर से पानी निकलने की आवाज आती है। अरे ये पानी कहाँ से आ रहा है? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। मुझे तो लगता था कि ये सब मेरे अच्छे कर्मों का फल है जो मुझे मिला। बाबा जी सही कह रहे थे कि तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। अब मैं इस पानी से मैं अपने खेत की सिंचाई अच्छी तरह से कर सकूंगा। रघु बहुत खुश हो जाता है और ऊपर जाकर गायत्री से कहता है, भाग्यवान, प्रभु ने हमारी सुन ली। नीचे पत्थर से पानी निकल रहा है। भाग्यवान, प्रभु ने हमारी सुन ली है। अब हमें खेती करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों, आपने देखा जो अच्छा कर्म करता है उसके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे तमाम मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।